दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश बसवाल व्याख्याता इतिहास हूँ। पुनः स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल बसवाल सर हिस्ट्री पर। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हम इतिहास की सामान्य चर्चा कर रहे थे और उस इतिहास की सामान्य चर्चा में हमने आपको बताया इतिहास के अर्थ के बारे में, इतिहास के जन्मदाता के बारे में, इतिहास के स्रोतों के बारे में और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इतिहास का जो लेखन हुआ। आपको बताया गया ब्रिटिश या औपनिवेशिक काल में इतिहास का लेखन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा किया गया। पहली संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी, जिसका कार्य था भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य को अंग्रेजी में अनुवादित करना। 1784 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई, विलियम जोन्स द्वारा स्थापना की गई कलकत्ता में। इसके तहत जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवादन किया। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से हम आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरी क्लास निरंतर आप तक पहुंचती रहे और जैसे ही मैं यहां से क्लास कक्षा अपलोड करता हूं YouTube पर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल बसपाल सर हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं यहां से यह ऑनलाइन क्लास अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप निरंतर ऑनलाइन क्लास लेंगे क्या और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं कि मैं संपूर्ण भारत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले जो शुरू करूंगा इस इतिहास के सामान्य जानकारी के पश्चात, वो आपको आधुनिक भारत की क्लासेस शुरू करूंगा, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न और ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करूंगा। और आधुनिक भारत के इतिहास में मैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1857 की क्रांति से शुरुआत करके भारत की आजादी तक का इतिहास आपको पढ़ाकर और फिर उसके पश्चात हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को निरंतर पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम औपनिवेशिक या ब्रिटिश काल में जो दूसरी संस्था थी, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। उस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का भारतीय इतिहास के लेखन में क्या योगदान रहा, यह हम आज चर्चा करेंगे। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई कलकत्ता में, और उसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम में से जो प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे माना गया है, तब दो ऑप्शनों में आप कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जॉन मार्शल और दूसरा ऑप्शन होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक माने गए हैं। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्य कार्य था भारत के दबे हुए इतिहास को खुदाई करके या उत्खनन करके या अनुसंधान करके उसे लोगों के सामने प्रकाशित करना। भारत के दबे हुए इतिहास को लोगों के सामने, विश्व के सामने प्रकाशित करना। और इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महत्वपूर्ण कार्य रहा था सिंधु सभ्यता का उत्खनन, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि 1861 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था। मैं ब्रिटिश वायसराय शब्द यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखना आपको, गवर्नर जनरल नहीं। 1861 में ब्रिटिश वायसराय के पद पर कौन था जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। जी हां, वही कैनिंग जो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल के पद पर था।
सामान्यतः हम 1857 क्रांति के गवर्नर जनरल के प्रश्न को बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पद पर जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात जब 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र आया और 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। इसलिए 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र के पश्चात गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जब वायसराय हुआ और 1858 के पश्चात के तमाम ये पदाधिकारी वायसराय के नाम से जाने गए। अब केवल 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र में पदनाम बदला गया था, व्यक्ति वही रहा। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, केवल पदनाम बदला गया था, व्यक्ति वही रहा। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई तब वायसराय के पद पर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के समय की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्य कार्य भारत के दबे हुए इतिहास को उत्खनन या अनुसंधान या खुदाई करके विश्व के सामने प्रकाशित करना। अब जब हम ये बात करते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और इसकी अगली संस्था की हम बात कर रहे हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान देना, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो नींव रखी गई वो लॉर्ड कर्जन के समय में रखी गई। जी हां, वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था। इस लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में कलकत्ता में ही इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की नींव रखी और इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में ब्रिटिश काल में जो दो संस्थाएं बनी, एशियाटिक सोसाइटी और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे भारत के नामकरण की। भारत का नामकरण, भारत के नामकरण से यहां तात्पर्य यह है कि जब हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं और बृहत्तर भारत विभाजन से पूर्व का भारत या महाभारत कालीन भारत या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का भारत, उस बृहत्तर भारत के समय से ही भारत को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। जैसे भारत के नामकरण में सामान्यतः आप जानते हैं, ज्ञात है आपको कि भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पहला हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया, भारत और आर्यवर्त। इन विभिन्न नामों का नामकरण किसके द्वारा किया गया, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। और इसकी चर्चा करने से पूर्व हम भारत के प्राचीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम भारत के नामकरण की तरफ बढ़ेंगे तो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख किस पुराण में किया गया। अब मैंने आपको जब इतिहास के स्रोत जब बता रहा था तो आपको बताया था कि पुराण 18 लिखे गए और इन 18 पुराणों में अलग अलग राजवंश की या भारत के विभिन्न क्षेत्रों की या भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
अब चूंकि वो प्राचीन साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, और प्राचीन धार्मिक साहित्य में इस भारतवर्ष का जितना उल्लेख हमें मिलता है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब अगर ये पूछ लिया जाए प्रश्न कि भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है, तो छात्रों के जहन में ये बात आती है कि अब इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, अब पुराणों का अध्ययन इतनी गहनता से कौन करे, जबकि इतिहास के पहले पेज का महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न है कि चूंकि हम जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन साहित्य अछूता नहीं रहना चाहिए, और प्राचीन साहित्य में जितनी भी महत्वपूर्ण बात हैं वो हमें विशेषकर याद रखनी है। तो भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख जिस पुराण में मिलता है वो है विष्णु पुराण। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न ये पुराणों में है। भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख विष्णु पुराण करता है, और ये विष्णु पुराण का जो कथन है वो भी याद रखना है। विष्णु पुराण और विष्णु पुराण के कथन दोनों से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख निम्न में से कौन से पुराण से प्राप्त हुआ है? 4 पुराण आपको ऑप्शन में रहेंगे, विशेषकर कंफ्यूज जब होते हो आप मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में से, तो आपको याद रखना है भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है, जो विष्णु पुराण का कथन है भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे का, हिमालय के दक्षिण में तथा समुद्रों के उत्तर में जो प्रदेश है वो भारत है तथा उसकी संतति भारतीय है। यह किस पुराण का कथन है? ये प्रश्न बनता है। तब आपको याद रखना है ये विष्णु पुराण का कथन है, और विष्णु पुराण कह रहा है कि भारत के हिमालय के दक्षिण में तथा समुद्रों के उत्तर में जो प्रदेश है वो भारत है और उसकी संतति भारतीय है। इन भौगोलिक सीमाओं से हम प्राचीन और बृहत्तर भारत की तस्वीर, वो नक्शा हमारे जहन में आता है कि विष्णु पुराण के ये शब्द हमें ये बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से भी भारत को इन पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और समुद्रों ने सुरक्षित कर रखा था। विष्णु पुराण का जैसा कथन है कि भारत के हिमालय के दक्षिण में, यानी उसके उत्तर में ये हिमालय पर्वत श्रेणी उसको सुरक्षा प्रदान करती है, तो चीनी आक्रमण, हूण आक्रमण से वो भारत की रक्षा करती है। और समुद्र उत्तर में तो हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में भारत को समुद्र घेरे हुए हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से ही इस भारतीय महाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप की रक्षा प्रकृति ने की है। अब केवल एक रास्ता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाला विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुला था, और जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत पर आक्रमण किया। अभी हम विदेशी आक्रमणकारियों की चर्चा यहां पर इसलिए कर रहे हैं कि इन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा ही भारत का प्रारंभिक नामकरण हुआ था। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी, इस सिंधु नदी तक इन विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ था। तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख कौन से पुराण से होता है? विष्णु पुराण से। दूसरी महत्वपूर्ण विष्णु पुराण का आपको कथन याद रखना है कि समुद्र, हिमालय के दक्षिण में तथा समुद्र के उत्तर में जो प्रदेश है वो भारत है और उसकी संतति यानी संतान, वहां निवास करने वाले लोग भारतीय हैं। तो इस विष्णु पुराण के कथन से भी स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक दृष्टि से भारत उत्तर दिशा से और दक्षिण से सुरक्षित था, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से। अगर विदेशी आक्रमणकारियों को कोई अवसर मिलता था तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से उन्होंने आक्रमण किए, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो आक्रमणकारियों के लिए मुख्य मार्ग बना वो था खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे से विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। यह खैबर दर्रा
उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मिलता है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के मध्य स्थित था। इस रास्ते से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। अब इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भी जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे तो इस दिशा में सिंधु नदी भारत की रक्षा करती थी। सिंधु नदी जो तेज जल प्रवाह के साथ बहती थी, बहुत लंबे समय तक बाढ़ आती थी, तो विदेशी आक्रमणकारी सिंधु नदी तक आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन सिंधु को पार करना दुर्गम कार्य था। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी ये सिंधु नदी ने भारत की रक्षा की। अगर सिंधु को भी पार कर जाए आक्रमणकारी तो अगली नदी झेलम आती थी, जिसको प्राचीन साहित्य में, वेदों में वितास्ता कहा गया। यह झेलम भी तेज प्रवाह के साथ बहती थी। इसके पश्चात जो नदी आती थी वो थी चेनाब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भी इन नदियों ने भारत की सुरक्षा की। और जो प्रारंभिक आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे, उनका पहला सामना होता था सिंधु नदी से। और इसी सिंधु नदी से, सिंधु क्षेत्र से भारत का प्रारंभिक नामकरण हुआ, इस सिंधु नदी के कारण ही। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जिन जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी तक वो आए, तो उन आक्रमणकारियों ने भारत के नामकरण में अपना क्या क्या योगदान दिया और वो सिंधु को किस किस नाम से संबोधित कर रहे थे। तो इस क्रम में मैं आपको पहले बता दूं कि भारत की, वृत्तर भारत की या प्राचीन भारत की जो सीमाएं मिलती थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी, वो ईरान तक भारत की सीमाएं थी। ये जो पारसी क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसको फारस कहते हैं, जिसको पारसी कहते हैं, ये ईरान का नाम था। वर्तमान में ईरान जहां है, ईरान का प्राचीन नाम पारसिक या फारसी था। और इन्हीं ईरानियों ने, पारसिकों ने, फारसियों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, जिसका अध्ययन हम यहां करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे भारत के नामकरण में, और नामकरण में किस प्रकार विदेशियों ने आक्रमण करके उस जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत की सिंधु नदी तक आए थे, और उस सिंधु नदी के कारण भारत का सामान्यतः नामकरण हुआ था। भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो पारसिक या फारसी या ईरानियों ने किया। और जो ईरानी शासक था या फारसी शासक था, प्रथम आक्रमणकारी वो था डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इस डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस डेरियस प्रथम का ही सैनिक या योद्धा था स्काइलैक्स। जब मैंने आपको बताया था कि प्रथम विदेशी जो भारत के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है वो स्काइलैक्स, जब हम विदेशियों के विवरण आपको बता रहे थे तो आपको बताया गया था ये स्काइलैक्स सिकंदर से पूर्व का प्रथम विदेशी व्यक्ति जो भारत के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है वो है स्काइलैक्स। और स्काइलैक्स को डेरियस प्रथम ने, दारा प्रथम ने सिंधु क्षेत्र के भौगोलिक जानकारी के लिए भेजा था ताकि वो आसानी से आक्रमण कर सके। और इस स्काइलैक्स ने भारत के सिंधु क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरियस प्रथम ईरानी शासक, भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ ईरानियों का, और ईरानियों में जिस शासक ने आक्रमण किया वो डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न इस शासक में से बनते हैं। तो चलिए हम डेरियस प्रथम की बात करते हैं और ये देखते हैं कि डेरियस प्रथम के इन आक्रमण की जानकारी जिन जिन अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है वो 3 अभिलेख है। पहला बेहिस्तून अभिलेख, दूसरा पर्सिपोलिस अभिलेख और तीसरा नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। ये तीनों अभिलेख डेरियस प्रथम के हैं। गांधार क्षेत्र से
अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र से अभिलेख प्राप्त हुए। अब पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि डेरियस प्रथम के ये 3 अभिलेख में से कोई भी अभिलेख को पूछते हैं, मान लीजिए कि बेहिस्तून अभिलेख से निम्न में से किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है, तो डेरियस प्रथम, या इन दोनों में से किसी को पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, अभिलेखों से संबंधित जो डेरियस में से प्रश्न बनता है, डेरियस प्रथम विश्व इतिहास का पहला शासक माना जाता है जिसे अभिलेख लिखने का श्रेय प्राप्त है, यानी अपने अभिलेख लिखने वाला पहला शासक था डेरियस प्रथम। अब हम विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं कि विश्व का पहला शासक था जिसने अपने अभिलेख लिखे, वो डेरियस प्रथम। और जब हम इसी संदर्भ में भारत की बात करें तो हम भारत में देखते हैं कि भारत में अभिलेख लिखने वाला पहला शासक कौन? सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने अभिलेख लिखे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सम्राट अशोक ने जिसकी प्रेरणा से अपने अभिलेख लिखे वो था ईरानी शासक डेरियस प्रथम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के जो प्रश्न बनते हैं इतिहास की सामान्य परिचय में से, इसी कारण मैं आपको यहां ये महत्वपूर्ण प्रकरण उपलब्ध करवा रहा हूं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इन तीनों अभिलेखों में यहां बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रथम विदेशी आक्रमणकारियों की। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के खैबर दर्रे से, वो थे ईरानी, जिनको पारसिक या फारसी के नाम से भी जानते हैं। इन ईरानियों का शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, डेरियस प्रथम, जिसको भारतीय साहित्य में दारा कहा गया। डेरियस प्रथम जिसे अभिलेख लिखवाने का श्रेय प्राप्त है प्रथम विश्व में, पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाए विश्व में वो था डेरियस प्रथम। और इन भारतीय आक्रमणों की जानकारी इन तीनों अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। तो डेरियस प्रथम के ये 3 अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम आपको याद रखने हैं। अब डेरियस प्रथम के वंश की हम बात कर लेते हैं, कई बार इसका वंश भी पूछ लिया जाता है। ईरानी शासक डेरियस प्रथम का वंश था अखामनी या हकामनी। ठीक है, तो ये प्रथम आक्रमण की बात हुई। अब प्रथम आक्रमणकारी ईरानी जब सिंधु क्षेत्र तक आए, सिंधु नदी के तट तक आए, तो चूंकि हम देखेंगे कि ईरानी सैको है बोलते थे, और इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू नाम से संबोधित किया। ठीक है, और इसी कारण इस सिंधु क्षेत्र को उन्होंने जो नाम दिया वो था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नामकरण जो हुआ भारत का, वो ईरानियों द्वारा हुआ। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रथम आक्रमण की हमने बात कर ली, अब हम द्वितीय विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। और भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण जिन्होंने किया वो थे यूनानी। इन यूनानियों ने भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण किया, और आक्रमण का जो मार्ग था वो वही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खैबर दर्रा, और उस रास्ते से पहला ही मुकाबला जिससे होगा उनका, जिस क्षेत्र से भारत के से होगा वो सिंधु क्षेत्र। इन यूनानियों में जिस शासक ने भारत पर आक्रमण किया वो था सिकंदर द अलेक्जेंडर, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और सिंधु क्षेत्र तक आया। इस सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम विस्तृत अध्याय करेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे कि किस प्रकार सिंधु के बाढ़ के पानी ने उसे कई महीनों तक रोके रखा, और जब उसे सिंधु पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला था तभी उसका भाग्य साथ देता है, और भारत का पहला राष्ट्रद्रोही व्यक्ति आंभी, जो तक्षशिला का शासक था, और तक्षशिला कहां? इस सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र था तक्षशिला। यह तक्षशिला का शासक आंभी था, और इस झेलम और चिनाब के बीच का मध्य का जो क्षेत्र था
यह राजा पोरस का। जो सिकंदर जब सिंधु नदी तक आया और सिंधु में बाढ़ के प्रभाव को देखकर वो कई महीनों तक इंतजार करता है, तो इस तक्षशिला का शासक आंभी देश के साथ राष्ट्रद्रोह करता है और सिकंदर की सहायता करता है। आंभी की सहायता से सिकंदर सिंधु नदी को पार कर जाता है और झेलम के तट तक पहुंचता है। अब झेलम के अगले वाला क्षेत्र का शासक राजा पोरस, और पोरस से किस प्रकार आंभी विश्वासघात करके सिकंदर को झेलम नदी भी पार करवा देता है, जिसका अध्ययन हम जब चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब विस्तार से करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 1326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु क्षेत्र तक आए। इन यूनानियों ने सिंधु नदी को जिस नाम से संबोधित किया वो था इंडस। लैटिन भाषा में यूनानियों ने सिंधु को इंडस नाम से संबोधित किया। माना जाता है कि ये इंडस शब्द यूनानियों ने ईरानियों से ग्रहण किया था, और सिंधु को जब वो इंडस कह रहे थे तो इसी इंडस के कारण भारत का नामकरण हुआ इंडिया। तो इंडिया नामकरण भारत का किया गया यूनानियों के द्वारा। चलिए, भारत के नामकरण की हम दो जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। पहला हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा नामकरण हुआ, दूसरा इंडिया यूनानियों द्वारा नामकरण हुआ। और ये प्रारंभिक नामकरण जो दोनों हुए हैं वो सिंधु के कारण हुए, सिंधु क्षेत्र के कारण हुए। अगला जो नाम भारत का मिलता है वो भारत, और भारत नामकरण जो हुआ इस क्षेत्र का, उसका उल्लेख हम ऋग्वैदिक काल में प्राप्त करते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक अवस्था में जब राजनीतिक अवस्था में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों का मुख्य राजा होता था। इन कबीलों को जन कहते थे। जन उस तात्कालीन समय का राज्य। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जन ऋग्वैदिक काल में थे, और इनमें से एक महत्वपूर्ण जन हुआ करता था भरत। जन अर्थात राज्य, जिसका मुख्य राजा होता था। और इस भरत जन के कारण ही इसका नामकरण हुआ भारत। हम ये भी पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में कि जब भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध लड़ा गया, दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं परुष्णी या रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में राजा सुदास ने अपने पुरोहित वशिष्ठ मुनि की सहायता से दक्षिण भारत के 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। और जब राजा सुदास ने दक्षिण भारत के उन 10 राजाओं के संघ को पराजित कर दिया तो संपूर्ण भारतवर्ष पर राजा सुदास का अधिकार हुआ, आधिपत्य हुआ। ये राजा सुदास भरत या त्रत्सु वंश के शासक थे, और इस कारण यह माना जाता है कि राजा सुदास ने 10 राज्य युद्ध के पश्चात अपने वंश भरत के नाम पर इसका नामकरण भारत किया। चलिए, अगला नाम हम देखते हैं जो भारत का मिलता है वो है आर्यवर्त। तो आर्यवर्त नाम पहली बार जो प्रयोग किया भारत का, वो किसके द्वारा किया गया और कहां से प्राप्त हुआ? तो आर्यवर्त जो नाम है वो पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य से प्राप्त हुआ। महाभाष्य, पतंजलि जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, 8वीं शताब्दी में उन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा, और इस महाभाष्य में प्रथम बार भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो ये थे नामकरण। और ये प्रारंभिक नामकरण चूंकि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हो रहे थे, तो इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों की सूचना, जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई। तो ये जो नामकरण थे कि हिंदुस्तान नामकरण भारत का ईरानियों द्वारा किया गया, इंडिया नामकरण यूनानियों द्वारा किया गया था, आर्यवर्त महाभाष्य ग्रंथ में कहा गया, और ये महाभाष्य 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो ये हुआ भारत का नामकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतिहास का परिचय था
जो मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया, और यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इतिहास की सामान्य परिचय की जानकारी सबसे पहले जो आपने ग्रहण की है, इसको आप अपने जहन में उतारेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इतिहास के पहले प्रश्न की ओर, और उस इतिहास के पहले प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया गया, और वो 3 भाग जो थे, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का 3 भागों में विभाजन हमने किया, और उस काल विभाजन के पीछे उस काल की विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के आधार पर हमने उन घटनाओं को उस काल में रखा। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना गया। प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस इतिहास, इन 2 शब्दों से मिलकर बना। प्राग यानी सबसे प्रारंभ का इतिहास। तो हम देखेंगे कि मानव विकास से लेकर जब तक मानव का शारीरिक विकास और सांस्कृतिक बौद्धिक विकास हुआ, उस काल में उन घटनाओं को जब वो केवल पाषाण के पत्थर का प्रयोग कर रहा था, प्रारंभिक मानव का इतिहास जिसको हम कह सकते हैं सामान्यतः, उसे इस प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, जिसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल का समय जो निर्धारित किया जाता है, वह है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब प्रश्न यह है कि प्रागैतिहासिक काल में हमने किन घटनाओं को रखा? तो प्रागैतिहासिक काल में जिन घटनाओं को हमने रखा, वो घटनाएं थी जिस काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात इस काल के कोई लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए। अब लिपि से तात्पर्य है, समझना, यहां भाषा और लिपि, कई बार जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु लिपि की बात करते हैं, तो भाषा और लिपि में अंतर है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, और उस भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका लिपि। लिपि जैसे देवनागरी लिपि इतनी लिखी जाती है, जैसे खरोष्टी लिपि यूनानी। भाषा को लिखने का तरीका है लिपि, और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। तो जिस काल के कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, उन घटनाओं को हमने रखा प्रागैतिहासिक काल में, और ऐसा काल था पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने जिस काल को रखा वो पाषाण काल था। इस पाषाण काल को भी फिर वापस 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण, मानव विकास के आधार पर, जिसका अध्ययन हम करेंगे। इतिहास का दूसरा कालखंड है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और इस प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का समय निर्धारित किया गया लगभग 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस आदि ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को रखा गया जब मानव को लिपि का ज्ञान तो था, अर्थात उनके लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हैं, लेकिन हमसे नहीं पढ़े गए। और ऐसी घटनाएं जब लिखित प्रमाण उपलब्ध थे और हमसे नहीं पढ़े गए, वो प्रमुख घटना सिंधु घाटी सभ्यता, जो आदि ऐतिहासिक काल में रखी जाती है, और दूसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। अब मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया, तो फिर आपके जहन में प्रश्न आएगा कि चलो सर ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख तो अभी नहीं पढ़े गए हैं, पर वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में क्यों रखा? क्योंकि वेदों को तो पढ़ लिया गया है। तो आप यहां ये स्पष्ट से आपके जहन में ये बात साफ कर लीजिए कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल में इसलिए रख रहे हैं
कि प्रारंभिक वेदों की जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक वेद भी जटिल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और सीधे सीधे वो वेदों के कथन समझ में नहीं आए थे। इसलिए वेदों को समझाने के लिए ही बाकी का श्रुति साहित्य लिखा गया था, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। अब ये सब वेदों को समझाने के लिए लिखा गया, जिन्होंने अपना अपना मत स्थापित किया। इस कारण हम वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तीसरा कालखंड इतिहास का ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, और इस हिस्टोरिकल पीरियड का समय निर्धारित किया जाता है 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल। 600 ईसा पूर्व के पश्चात का काल अर्थात जब लिखित साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा गया। उस काल के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, लेख उपलब्ध हैं, साहित्य उपलब्ध है, और लिखित साहित्य के आधार पर जब इतिहास का लेखन हुआ तो उसको रखा गया ऐतिहासिक काल में। और 600 ईसा पूर्व चूंकि भारतीय इतिहास के कालखंड की एक बड़ी विभाजक रेखा है, हम देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में बड़ी घटनाएं भारत के इतिहास में हुई। महाजनपदों का उदय हुआ, प्रथम बार लौह उपकरण बनाए गए, द्वितीय महानगरीय क्रांति हुई, और इसी समय प्रथम धार्मिक क्रांति भारत में हुई, जैन और बौद्ध धर्म का उदय। और जैन और बौद्ध धर्म के उदय का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो था क्षेत्रीय भाषाओं का उदय। और क्षेत्रीय भाषाओं में प्राकृत और पाली भाषाओं में एक साहित्य की रचना हुई जो जनसाधारण की भाषा थी। और इसी कारण हमें लिखित प्रमाण उस काल से उपलब्ध होते हैं। और 600 ईसा पूर्व या महाजनपद के उदय के काल की बाद की घटनाओं को ऐतिहासिक काल कहा गया। तो यह हुआ इतिहास का विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम आपको इतिहास की सामान्य जानकारी, इतिहास का अर्थ, इतिहासकार, उसके स्रोत और इतिहास की विभाजन की तो हमने देखा कि इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की हम चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो मानव विकास का सबसे प्रारंभिक काल था, जब मानव का बौद्धिक और शारीरिक विकास हो रहा था। और इस काल में जब हम पाषाण काल को रख रहे थे, अर्थात केवल पत्थर या पाषाण के उपकरण वो प्रयोग कर रहा था, इस प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। इस प्रागैतिहासिक काल में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये याद रखना है, डॉक्टर प्राइमरोज जिन्होंने पहली बार इस प्रागैतिहासिक काल का उपकरण या औजार प्राप्त किया, 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्राइमरोज ने प्रथम प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किया था। पत्थर के औजार खोजे गए थे, इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित या प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल को प्रकाशित या उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। और चूंकि हम ये कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान या तो उनको नहीं था या फिर हमसे पढ़ा नहीं गया, तो इस काल की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो उत्खनन में प्राप्त औजार या वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का जो श्रेय प्राप्त है वो जॉन मार्शल को दिया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रख रहे थे, इस आदि ऐतिहासिक काल में पहली बार उत्खनन जब हुआ, सिंधु सभ्यता की खोज हुई और 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा नामक स्थान सिंधु सभ्यता का खोजा गया,
जो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर माना गया, इसी कारण इस आदि ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने या प्रकाशित करने का श्रेय जॉन मार्शल को दिया जाता है। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के साथ इस हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था। तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल का उद्घाटित या प्रकाशित करने में जिनका महत्वपूर्ण नाम है, योगदान है, वो आपको याद रखने हैं। प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया गया। 1842 ईस्वी में उन्होंने लिंगसुगुर नामक स्थान से, जो कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से प्रागैतिहासिक कालीन औजार खोजे थे। और आदि ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय जिसे दिया जाता है वो जॉन मार्शल, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक, जिन्होंने 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के साथ मिलकर सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया। तो ये हुआ इतिहास का विभाजन। और इस इतिहास के विभाजन में जब हमने ये कालखंड देखे कि इतिहास के विभाजन में हम समय निर्धारण कर रहे थे 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो ऐसा लगता है कई विद्यार्थियों के जहन में समस्या आती है कि ये समय उल्टा क्यों चला। 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की तरफ क्यों आए, 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की तरफ क्यों आए। और इस समस्या के समाधान के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा समय निर्धारण के बारे में। उस समय को निर्धारण करने के लिए इतिहास में कई संवत और कैलेंडर चलाए गए, जिनकी जानकारी मैं आपको अगले ऑनलाइन कक्षा में, अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज यहीं विराम लेते हैं।